इस बार भी क्या वजह है? जामरोली को आपने अभी भाषण में भी जामरोली को प्रमुखता से रखा है। जामरोली पे बहुत वहम है बीजेपी वालों को, तो उनका वहम तोड़ना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि काम का वोट है और काम के पीछे जनता है। काम नहीं करोगे और खाली सांप्रदायिक बातें करोगे, जनता कान पकड़ के बाहर निकाल देगी। काम करो और जनता के बीच में आओ और काम की बात करो और काम में हमसे मुकाबला करो। चुनौती देता हूं बीजेपी के हर एक प्रत्याशी को कि मुझसे डिबेट करे और काम की बात करे। काम की बात करेंगे, मैं ये दावा करता हूं वो 2 मिनट में से बहस नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट में हथियार डाल देंगे। अगर विधानसभा में जितना काम हुआ है शायद ही किसी विधानसभा में हुआ है। और जनता ने पिछले इनके 15 साल भी देखे हैं, 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कैसे एक शेर सुना के बात को खत्म करता हूं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। क्या स्थिति है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की? आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी स्थिति है, पहले के मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। जनता में जो काम किया है और काम के हिसाब से पहले हम जाते थे तो ये कहते थे भाई साहब बिजनेसमैन है, काम मिलेंगे, कहाँ हम बात करेंगे, कहाँ काम करेंगे, इतनी दूर से आएंगे। अब जब काम हुआ है, काम को देख के जनता का रुझान हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब हम किसी कॉलोनी में जाते वो ये नहीं कहता, हर आदमी कहता हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र में पानी आया है, लाइटें लगी है, रोडें बनी है, तो अब जनता का समर्थन मिल रहा है। लेकिन जनता समझदार हो गई, धर्म के मुद्दे में इनके बहकावे में आ रही नहीं है। जो बीजेपी वाले हैं इस मुद्दे को बनाना चाह रहे हैं, मुद्दा बना नहीं पा रही है क्योंकि 5 साल में जो व्यक्तित्व विधायक जी का सामने आया, पहले जब प्रणामी जी चुनाव लड़ रहे थे तो ये ऐसा कहते थे कि यह मस्जिदें बन जाएगी या मदरसे बन जाएंगे, ये मुसलमान है, इस तरीके की 5 साल में देखने को नहीं मिला। उन्होंने सभी धर्म का काम किया, हिंदू गया हो, चाहे कोई SC गया हो, चाहे ST गया हो, चाहे मुस्लिम गया हो, उनको देश जो क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कभी नहीं रुके। और क्षेत्र के विकास के लिए चाहे मुख्यमंत्री से उन्हें लड़ाई करनी पड़ी हो, चाहे मंत्री से दादागिरी से पैसा लेके आए हों, तो उन्होंने पूरा पैसा लाके अपने विधानसभा क्षेत्र को चमकाने का काम किया। तो अब ये बना रहे हैं इस मुद्दे को, तो बन नहीं पा रहा जनता ने, क्योंकि उनके 5 साल व्यक्तित्व को, इंसानियत को देखा है। कोरोना में भी आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हुए हारे हुए जब अपने घरों में बैठे थे, विधायक जी हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे थे, इसी का जगह अपन बैठे हैं। यहाँ पे ही रोज करीबन मेरे हिसाब से 5,000-4,000 आदमियों का खाना बनता था और उसे हम घर जाके बीमार को भी देख के आते थे। विधायक जी 4 बार पॉजिटिव हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी 4 बार पॉजिटिव हो गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने काम किया जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में रहे। और इनमें से कोई नहीं हुआ, इनमें से कोई हुआ, इन्होंने काम ही नहीं किया, ये तो घर बैठे थे। जनता सब समझ रही है। लेकिन एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा बनती है, क्या वास्तव में भी आप ऐसा फील करते हैं? सर बिल्कुल फील कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग ही तो बता रहा हूँ मैं सर। अच्छा, कांग्रेस का इस बार मतलब किन मुद्दों के साथ आप मैदान में हैं? हम मुद्दों के साथ लग रहे हैं, हमारे जो विकास हुआ है उस विकास को लेके हम जा रहे हैं, घर घर में हम बता रहे हैं और बताने की जो जनता देख भी रही है। अभी पहले आप ये देखिए, आज से 4 साल पहले जब विधायक जी नहीं थे तो यहाँ फ्लोराइड से हम जंग लड़ रहे थे, बोरिंग करा लेते 700, एक घर के अंदर हम 3-3 बोरिंग कराते जब थोड़ा सा पीने का पानी आता था 700 फीट पे, 600 फीट पे, और फ्लोराइड का पानी आता था। फ्लोराइड से बीमारियां होती थी, चर्म रोग हो गए लोगों के, मतलब आपको बता नहीं सकता, नशे ब्लॉक हो गई, ऐसी बीमारियां हमारे को परेशान करी थी। अब आज और फिर एक चीज़ और सर, उसके अंदर हमारे यहाँ मध्यम आदमी रहता है, उस समय आप ये देखिए हर आदमी को एक टैंकर 500 का एक डला है। अब जैसे मेरा परिवार बड़ा है, 25 आदमियों का परिवार, तो मुझे 5 टैंकर गिराने पड़े, तो 5 टैंकर के आप देखिए 2500 रुपये हो गए। आज निःशुल्क, अभी तो निःशुल्क ही आ रहा है, लेकिन जैसे अगर कनेक्शन का पानी आया भी तो 300-400 रुपये बिल आएगा, तो हमारे पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। एक फ्लोराइड से पीछा छूट गया। एक गरीब आदमी के हित के अंदर 3 से 4,000 रुपये मेरे हिसाब से उसके लाइट बिल मिला के बचत होने लग गई। ये एक मुद्दा। ये दूसरा मुद्दा हमारे गहलोत साहब की योजनाओं का। आज
धनाढ़ व्यक्ति के पास में बिजली का बिल आता है 10,000 हो चाहे 15,000 हो, वो जमा करा देता है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है ना, मध्यम दर्ज का मिस्त्री या बेलदारी ऐसे काम करता है, उसका 700-800 का बिल आता है और 700-800 का बिल वो जमा नहीं करा पाता और उसको 2-2 बार 3-3 बार पेनल्टी लग जाती है। आज मुख्यमंत्री जी की योजना से वो बिल निःशुल्क हो गया, उसको पैसा ही नहीं देना पड़ता। तो आज वो आदमी है तो हमसे नहीं जुड़ रहा। इस मुद्दों को लेके हम विकास के मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएगा। इसके बाद हम सौंदर्यकरण की तरफ को ध्यान देंगे। जो आज बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर जेडीए कॉलोनी में जो सौंदर्यकरण है, लॉकिंग टाइल और ग्रीन वैली, इस तरीके की आईमार्क्स लाइटें, ऐसे सौंदर्यकरण का काम करेंगे जो आदर्श नगर नाम ही नहीं, आदर्श नगर दिखे भी। मैं 5 साल पहले देख रही हूँ तो कभी लाइट, रोड पे लाइट वगैरह भी नहीं थी, कभी ढंग की रोड वगैरह भी नहीं थी। पानी के लिए तो लोग टैंक वगैरह भी डलवाते थे। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 90% लोग पानी टैंक से ही डलवाते थे। और कभी 4 दिन में पानी आ रहा है, कभी 5 दिन में पानी आ रहा है। जो पुराने नल वगैरह लगे हुए थे, अभी 2-3 साल में मतलब इतना अच्छा विकास हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि कोई 1% भी ऐसा इंसान होगा जो खरीद के पानी पी रहा है यहाँ पे। रोड वगैरह जितना हमने देखा है, कहीं पे भी कोई मतलब इतना सा भी खड्डा वगैरह नहीं है। और एजुकेशन के मामले में भी 2 केंद्रीय विद्यालय यहाँ आ चुके हैं, कॉलेज आ चुकी है। जो कॉलेज बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो सिटी जाते हैं। कोई किसी के पास व्हीकल की प्रॉब्लम होती है तो किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं थी आज तक। इन्होंने कॉलेज भी लाए हैं और कॉलेज का भी काम भी चल रहा है। बाकी 3 साल से कॉलेज चल रही है। कुछ लोग हम देखते हैं कि जिनके फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती है, उनके बच्चे वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन भी ले चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका भी। और लाइब्रेरी अभी हाईटेक लाइब्रेरी है, बनाई है उन्होंने। तो यहाँ आसपास लाइब्रेरियाँ हैं तो सही, लेकिन वो बिजनेस वालों की है तो वो चीज़ें काम नहीं करती जिनके लिए, जिनके पास पैसा नहीं है। और अभी हाईटेक जो लाइब्रेरी बनाई है वो इतनी अच्छी लाइब्रेरी है। आई थिंक मैं जयपुर में पढ़ के आ चुकी हूँ राधा कृष्ण लाइब्रेरी में, उससे काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें कंप्यूटर वगैरह की फैसिलिटी वगैरह भी है, वाईफाई वगैरह का भी है। और जिनको कंफर्टेबल फील नहीं होता उनके लिए गर्ल्स का ऊपर सेक्शन बनाया गया है और बॉयज़ का नीचे सेक्शन बनाया गया है। उसके बाहर गार्डन वगैरह भी है, उसके अंदर लॉन वगैरह लगाया गया है। बैठने की अच्छी व्यवस्था है कि अगर किसी का बाहर बैठ के पढ़ने का मन है, जैसे किसी को नेचुरल एनवायरनमेंट पसंद आता है तो वो चीज़ भी बनाई गई है। पानी वगैरह की व्यवस्था भी अच्छी है। विधानसभा में आप पहली बार वोट देंगी? विधानसभा में मेरा फर्स्ट वोट है, पहला वोट, क्योंकि लास्ट टाइम में 18 की नहीं हुई थी। मेरा वोट रफीक खान जी को जाएगा, क्योंकि जो एजुकेशन के लिए स्टैंड करते हैं, लोगों के लिए स्टैंड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग जातिवाद के, क्योंकि मैंने इनको इतने मंदिरों में देखा है ना कि मुझे कभी डिफरेंस ही पता नहीं चला, कि मैंने कभी इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये कौन है क्या है। लेकिन रफीक खान मंदिरों में जाते हैं इसलिए आपको पता नहीं है कि? नहीं, पता तो है लेकिन कभी फील नहीं हुआ। जैसे लोगों को नाम लगाते हैं ना कि मोमडन है, ये है, वो है, लेकिन वो चीज़ मुझे कभी फील नहीं हुई। सामने उनको लगता है ना कि वो लाचार है, उसको जरूरत है, तो वो पहले उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि पहले इंसान है उनके लिए, बाद में बाकी चीज़ें हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर वोट किसी को करना चाहे तो काम के तौर पे करो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या बाकी कोई अदर पार्टीज हो। अगर वो काम करता है तो उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। आम आदमी की धारणा है कि एक विकास के ऊपर मतदान किया जाए, विकास को एक मुख्य धारा में मानते हुए जिसने विकास किया है उसको, यहाँ के जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के आगरा रोड का जो क्षेत्र है जी, उसमें एक विकास को लेकर करके लोगों में एक बहुत उत्सुकता और विश्वास। क्या मानते हैं लोग, विकास को वोट देंगे? विकास को जो पहले की स्थितियाँ थी उनमें आज की वर्तमान परिस्थितियाँ, उसमें काफ़ी परिप्रेक्ष्य में बदलाव हुआ है। आज हर आदमी बुद्धिजीवी और समझदार है। अपने क्षेत्र का, अपने व्यक्तिगत हितों में समझ लो, सार्वजनिक हितों में समझ लो, चाहे कोई भी चलो, एजुकेशन के मामले में समझ लो, स्वास्थ्य के मामले में समझ लो जी, तो वो मतदाता रहा नहीं। आज हर आदमी एक समझदार हो गया और समझदार होने के नाते समझो कि वो बड़े सोच समझ करके अपना मतदान है। आज हम देखते हैं कि आसपास में घूमते हैं, लोगों का जो नजरिया नजर आ रहा है, एक मतदाता खुल करके कोई बात नहीं कर रहा है। तो मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि लोग विकास को वोट देंगे? बिल्कुल, विकास को हर आदमी आज समझदार हो गया। वो चीज़ें नहीं, एजुकेशन हो गया, एजुकेटेड आदमी हो गया। पहले चीज़ें थी और
क्या है कि समय के अनुसार बदलाव होता है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो एक चीज़ को लेकर के, एक विशेष चीज़ को लेकर चलते हैं तो आदमी उस बात से बोरियत हो जाता है, बोरिंग हो जाता है उस बात से, हर बात में उसी चीज़ को लेकर के, तो वो समझने लग जाता है कि इन चीज़ों में, इन मुद्दों में कोई दम नहीं है। तो वो दम नहीं होकर करके वो देखता है कि मेरे तो जो क्षेत्र में विकास है उसको प्रमुखता मानते हुए वो विकास पे ध्यान केंद्रित करके उसके ऊपर सोचता है। कल एक चर्चा के दौरान आपने कहा था कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलो, क्या है वो ये मानसिकता? बिल्कुल गुलामी की मानसिकता। जो देखो, पहले भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी, उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि किसी को कैद में बंद करके रखते थे या किसी को, तो हमारे पूर्वज जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, मंच चौपाल पे बैठते थे, जब कौ जला करके हम बैठते थे तो वो कहते थे हमारे को कि हमें जमीन तो थी हमारे पास में, लेकिन उस जमीन का जो लगान, जो टैक्स वसूला जाता था, वो टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चला रहे थे सरकार को, राजस्थान भारत में जो शासन कर रहे थे, वो मनमर्जी टैक्स वसूलते थे। उनका जो कमाते थे कृषि से, जो आय होती थी, इनकम होती थी, वो सारी इनकम करके चले जाती थी, और अगर वो उस मनमाने टैक्स को नहीं देते तो उनको कोड़े मारते थे, तो मजबूरी में वो जमीन भी छोड़ देते थे। तो आज के जो हालात है परिप्रेक्ष्य में, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की नीतियां चल रही है, जिस हिसाब से जो चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का जो मामला चल रहा है, तो ये क्या है कि सरकारों की नीति ये है प्राइवेटाइजेशन करके एक जो बिजनेस का है, आपके सरकारी एसेट्स है, रेलवे हो, यातायात के साधन हो, शिक्षा के स्कूल हो, पोर्ट हो, इन सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करके जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही थी, उसी प्रकार से एक विशेष संस्था, या मैं समझूं कि ये कि विशेष रणनीति के तहत इसको कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक गुलामी की मानसिकता की ओर ही बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि पहले भी वही स्थिति थी। आज आपके पास में अगर बच्चे को पढ़ाना है, अगर आपके सार्वजनिक क्षेत्र की कोई संस्था नहीं है, रेल आपका नहीं है, रोडवेज आपकी नहीं है, एयरपोर्ट आपका नहीं है, तो जो जिसके अंडर में होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एकाधिकार जिसका हो जाएगा, वो मनमर्जी आएगा, जैसे टैक्स वसूलेगा, मनमर्जी आएगा जैसे किराया वसूलेगा, मनमर्जी आएगा जैसे फीस वसूलेगा। तो एक वही तो एक गुलामी की मानसिकता है, क्योंकि जिस हिसाब से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक संस्था समझ लो कि व्यक्ति के अधीन जो चीज़ें होती जा रही है, तो उस हिसाब से समझ रहा है लोग। क्योंकि आज आप अपने गेहूं की बात करें, अनाज के मूल्य की बात करें जी, आज से 10 साल पहले जो गेहूँ 1000 रुपये कुंटल में मिलता था जी, आज की स्थिति है कि आपको 3500 रुपये कुंटल में गेहूँ मिल रहा है। बिल्कुल, तेल की देख लो आप, पेट्रोलियम दामों की तरफ देख लो आप, बिजली के दामों की तरफ देख लो, तो हर चीज़ में एकाधिपत्य होने के कारण ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। जब एक बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ था? जो सब बैंक पूंजीपतियों के बैंक थे और पूंजी पे एकाधिकार भी उन्हीं का था, लेकिन केंद्र सरकारों ने, उस समय की सरकारों ने उनको बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके सार्वजनिक बैंक कहिए, तो बैंक करने के बाद बैंकों का जो पैसा था वो आमजन का होगा, आमजन को सीधा फायदा मिला, आमजन उसमें नियुक्तियाँ हुई, उनको लोन मिले, कई तरीके की फैक्ट्रियाँ लगी, जो इंडस्ट्रियल आए उनको ऋण का फायदा मिला। तो ये चीज़ें आप आज की डेट में अगर आप जिस हिसाब से जैसे बैंक ब्याज चाहेगा वैसे वसूलेगा जी, और उसी हिसाब से वो अपना खुद का फायदा देगा, आम जन का क्यों देखेगा।